आज डेट है 12 सितंबर 2022, सोमवार का दिन है। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम की है, जिन्होंने कि रिसेंटली कल ही एशिया कप को जीत लिया है। ऐसे में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इस जीत को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीलंका जबकि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, श्रीलंकन जो इकोनॉमी है पूरी तरह से क्राइसिस में है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो श्रीलंकन्स के पास सेलिब्रेशन के कोई मौके ही नहीं है। ऐसे में श्रीलंका की जीत श्रीलंकन्स के लिए काफ़ी महत्व रखती है, यही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। टोटल टेक्सटाइल अपैरल इम्पोर्ट्स ऑफ यूएस, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अपैरल इम्पोर्ट्स है टेक्सटाइल का वो यूएस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और बताया जाता है कि 30% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में। ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक। तो इसमें दिखाया गया है कि चाइना का सबसे ज़्यादा शेयर है, जो एक्सपोर्ट चाइना करता है, तो चाइना का सबसे ज़्यादा शेयर है ना। और बाद में वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को भी दिखाया गया है। तो इंडिया से आगे वियतनाम है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के अंदर, जो आपका टेक्सटाइल अपैरल जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर। और बांग्लादेश भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंडीशन अपनी बनाए हुए है, काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये छोटी जो कंट्री है बांग्लादेश जैसी कंट्री का इतना कम्पीट करना, और इंडिया का इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी, और मतलब कि इस तरीके का एक्सपोर्ट होना, एक तरह से इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हम यही निकाल सकते हैं, और अपना जो अपैरल एंड टेक्सटाइल जो है सेक्टर उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन के सामने जो आप इमेज देख रहे हो उसमें एक नौका दौड़ दिखाई गई है, और नौका भी कैसी है, सांप नुमा नौका, स्नेक बोट्स हैं। ठीक है, तो ये स्नेक बोट जो ये फेस्टिवल है, एक तरह से इसे उथराती फेस्टिवल बोलते हैं, केरला के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो जगह है जहाँ पे कि ये मंदिर है, मंदिर का नाम है लाइक अरनमुला, अरनमुला पार्थसारथी मंदिर है। तो उसके आसपास ये मनाया जाता है, पंपा नदी के तट पर, ठीक है, स्थित है मंदिर। और 1700 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। 128 किलोमीटर की दूरी है इसकी त्रिवेंद्रपुरम से, और वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लोकेशन के बारे में, नदी के बारे में, ठीक है। और पार्थसारथी मंदिर वहाँ पे है, जिसको अरानमुला पार्थसारथी मंदिर भी बोलते हैं, अरनमुला पार्थसारथी मंदिर भी बोलते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ एक कथा है, उस कथा से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। लोकेशंस का आपको ध्यान रखना है थोड़ा कि लोकेशंस क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें इंडिया और सऊदी अरबिया टाइज प्रॉमिस शेयर्ड ग्रोथ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, जयशंकर जी बोले हैं। तो आपको बताया कि जयशंकर जी अभी विजिट पे गए हुए हैं अपनी सऊदी अरबिया की। तो उसी विजिट के दौरान वो काउंटर पार्ट जो हैं वहाँ पे उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, और बात की जाती है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ टुगेदर करने की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो हमारे मिनिस्टर हैं देख सकते हो आप, जयशंकर जी वो मिल रहे हैं, और वो बताते हैं कि इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिस ईयर विद 7% ग्रोथ, ये भी बताया जा रहा है। ये जो कीवर्ड्स है आपको याद रखना है, प्रॉमिस ऑफ शेयर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ये आपको आपके आंसर राइटिंग में लिखने होंगे। ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे जो है इसमें दिखाया गया है कि अवर कोलैबोरेशन होल्ड्स प्रॉमिस ऑफ शेयर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, है ना, उन्होंने ट्वीट किया है। एट एन इंटरेक्शन विद द इंडियन कम्युनिटी ऑन सैटरडे, जयशंकर हेल्ड द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड से, और उन्होंने बोला है कि सऊदी अरेबिया वॉज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे की ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया नीड्स द गल्फ कंट्रीज। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गल्फ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और सऊदी अरबिया भी उन गल्फ कंट्रीज का ही एक पार्ट है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा एक, मतलब कि गल्फ कंट्रीज में काफ़ी बड़ी कंट्री है सऊदी अरबिया जो है। सऊदी अरबिया इन पर्टिकुलर टू इन्वेस्ट इन द कंट्री एंड पावर its economy recovery. After the diplomatic backlash over the remark on the prophet earlier this year, the government is अब क्या कर रही है, प्रोएक्टिवली सीकिंग टू डीपन दी टाइज। तो ये सब अभी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में रिलेशन में चल रहा है, और हमारे जयशंकर जी हैं वहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये है ज्ञानवापी वाराणसी कोर्ट टू बी रूल टुडे ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट्स। तो इसमें क्या है बात कुल मिला के, कि इसमें यही है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जो एक सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स विल डिलीवर इट्स वर्डिक्ट मंडे ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिविल सूट्स चैलेंजिंग द टाइटल ऑफ द ज्ञानवापी मोसेक एंड द लैंड सराउंडिंग इट। तो इसमें एक तरह से पेटिशन फाइल हुई है, 5 हिंदू वुमेन्स ने पेटिशन फाइल की और राइट मांगा एक तरह से कि माँ श्री श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द मोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कुल मिला के कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के आगे ये है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको आप हमें भी वर्शिप वगैरह करने का मौका दीजिए।
और ये पेटिशन डाली गई है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इशू को देखते हुए पहले जो एक केस था वो किसके पास था, सिविल जज के पास था, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। और जो वक्फ जो बोर्ड है एक तरह से, तो वाइल द हिंदू साइड सेड दैट द मोसेक वाज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ ए टेम्पल, तो ये बात चल रही है कि भाई जो मोसेक बनाई गई है वो साइट ऑफ द टेम्पल पे बनाई गई है। वहीं पे मुस्लिम जो है वो बोल रहे हैं कि मोसेक वाज बिल्ट ऑन वक्फ, जो वक्फ का जो प्रमाइसेस है वहाँ पे ये बनाई गई है। एंड द प्लेसेज ऑफ द वर्शिप एक्ट जो है बैन करता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपको बताना है कब का ये एक्ट है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। तो इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हो आप, चेंजिंग करने को, कैरेक्टर को चेंज करने को मना करता है जो एक्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। तो अभी हमको इतना ही यहाँ पे इसके अंदर देखना है। तो जहाँ पे कि हिंदू जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जो मोसेक है वो टेम्पल की साइड पे बना हुआ है, तो वहीं पे जो है मुस्लिम साइड जो है वो क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रमाइसेस है वक्फ बोर्ड द्वारा प्रोवाइड उसी में मोसेक वाज बिल्ट ऑन द वक्फ प्रमाइसेस, तो वक्फ प्रमाइसेस पे ही बना हुआ है। और जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसके कैरेक्टर को बदलने से भी मना करता है या रोकता है। ठीक है, तो यही है इसमें। तो कुल मिला के सिविल जज के पास से इस केस को डिस्ट्रिक्ट जज जो थे उनके पास शिफ्ट किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग शिफ्ट किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है, थर्ड स्टील्थ फ्राइगेट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, टेस्टिंग दी वाटर्स। तो तारागिरी नाम आपको याद रखना है, तारागिरी। तारागिरी द थर्ड स्टील्थ फ्राइगेट ऑफ द नेवीज प्रोजेक्ट 17A। तो नेवी का प्रोजेक्ट है 17A, बीइंग लॉन्च इन मुंबई ऑन संडे। तो जो तारागिरी है, द थर्ड स्टील्थ फ्राइगेट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A वाज लॉन्च ऑन संडे बाई। तो यहाँ पे आपको ये डॉक जो शिप बिल्डर्स है उसका नाम अच्छे से याद रखना है, MDL। तो ये क्या है, मझगांव। तो मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स है लिमिटेड, उनको यहाँ पे एक तरह से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। द शिप हैज बीन बिल्ट यूजिंग इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी विच इन्वॉल्व द हल ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड इंटीग्रेशन किया गया है इसका MDL पे। तो ये तारागिरी का आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट 17A को आपको याद रखना है, और ये नेवी का प्रोजेक्ट है, और ये क्या है, स्टील्थ फ्राइगेट है, और तारागिरी इसका नाम है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको मेजगांव डॉक शिपयार्ड जो शिप बिल्डर्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हमारे सामने जो न्यूज़ है नई वो है, मोदी टू अटेंड SCO मीटिंग विद जिनपिंग जी के साथ और पुतिन जी के साथ मोदी जी जो हैं वो अटेंड करने वाले हैं SCO की मीटिंग को उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी पर्टिकुलर जगह कौन सी है, समरकंद, वहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल टू समरकंद इन उज्बेकिस्तान दिस वीक टू अटेंड द फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ द SCO। तो फर्स्ट इन पर्सन समिट है, किसके बाद में, पहले वर्चुअल समिट्स वगैरह बीच में हो रही थी, तो फर्स्ट इन पर्सन समिट हो रही है ये कंट्रीज सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अराल सी है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ताशकंद जो है, समरकंद नहीं, ताशकंद इसकी कैपिटल है, ध्यान रखना है ना। तो ताशकंद काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। ताशकंद क्यों फेमस है, ताशकंद समझौता क्या था, रिगार्डिंग दैट आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो है समरकंद जो है वहाँ पे ये SCO की समिट होने वाली है। तो ये अभी सभी जो लोकेशन है आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन वाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो SCO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है, इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना। ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूरेशियन बोला है इसको, यूरोप प्लस एशियन, एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और इसको 2001 में क्रिएट किया गया, और SCO का जो चार्टर वाज साइंड इन 2002 में हुआ एंड एंटर इनटू फोर्स इन 2003 में हुआ। तो 2001 में तो इसको क्रिएट किया गया, इसका जो चार्टर साइन हुआ वो 2002 में हुआ, और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003 में रहा। तो यहाँ पे कंट्रीज आप देख सकते हो जो कि इसका पार्ट है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज है उसके बाद आप देख सकते हो कि लाइक ये सभी जो कंट्रीज है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सभी इसका पार्ट है। देख लेते हैं कंट्री। तो मेंबरशिप अभी एक्सटेंड की गई थी, पहले कम थी अभी बढ़ा दी गई है। तो अब कितनी कंट्रीज है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबर के अंदर क्या करना है इनको, नेबरहुड को बढ़ाना है एक तरह से अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, वो क्रिएट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एक दूसरे कंट्रीज के अंदर। प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एनहेंसिंग टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन
ठीक है, टूरिज्म, इंटर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ETC, मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये जो सभी वर्ड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी जो वर्ड्स है लाइक डेमोक्रेटिक, फेयर, रेशनल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सभी चीज़ों को आपको, सभी कीवर्ड्स को अच्छे से आपको रखना है याद, क्योंकि इनको आपको आपके आंसर राइटिंग में यूज में लेना है। लाइक म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, काइंड ऑफ दिस थिंग्स, और ये सभी वर्ड जो हैं आपको याद रखने होंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं आगे। इंडिया और यूके ने अभी क्या किया है, इंडिया एंड द यूके ऑर्गेनाइज वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा देख लेते हैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना है। इंडिया एंड द यूके ऑर्गेनाइज वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो अभी आगे पे बताया गया है, आगे इसमें इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है NSCS एंड द यूके गवर्नमेंट जो है इन कोलैबोरेशन विद BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर साथ में सक्सेसफुली डिजाइंड एंड कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, है ना, और रेजिलेंस वर्किंग ग्रुप आगे लिखा हुआ है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ऑफ CRI पार्टनर नेशंस डीलिंग विद रैंसमवेयर अटैक्स ऑन मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज थी, तो आपको थोड़ा इसको देख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेड हेड टर्टल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रेड ईयर्ड, ठीक है, रेड ईयर्ड स्लाइडर इज नेटिव टू द साउथ ईस्टर्न USA एंड मैक्सिको। तो साउथ ईस्टर्न USA और मैक्सिको का नेटिव है जो रेड ईयर्ड स्लाइडर है, जिसे रेड हेड टर्टल भी बोलते हैं, ठीक है। बट हैज फाउंड इट्स वे अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू द ट्रेड ऑफ एक्जोटिक एनिमल्स। जो एक्जोटिक एनिमल्स का ट्रेड होता है उसके थ्रू ये पूरी तरह से अक्रॉस द ग्लोब ये एक तरह से है, और इंडिया में भी है, ठीक है। तो इंडिया में भी ट्रेड होता है थ्रू द ट्रेड ऑफ द एक्जोटिक एनिमल्स के थ्रू। द स्पीसीज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 वर्स्ट इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीसीज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके रिगार्डिंग बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो अब हमारे पास एडिटोरियल आ चुके हैं, क्योंकि आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, तो हम अब एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट एडिटोरियल जो हमारे पास है वो है द टीडियस प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। तो अडॉप्शन का जो प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, काफ़ी टीडियस हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है एडिटोरियल में काफ़ी अच्छे से। इंडिया के अंदर अडॉप्शन के क्या रूल्स है, किससे अडॉप्शन गवर्न होता है, कौन से एक्ट है जिससे अडॉप्शन गवर्न होता है, अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर क्या मतलब कि अमेंडमेंट किए गए हैं, रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है जिसको कि हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द स्टोरी सो फॉर में अब तक क्या है कि 1 सितंबर से डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है हैव बीन एम्पावर्ड टू गिव अडॉप्शन ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स। तो अब तक का प्रोविजन क्या था कि कोर्ट्स को था और कोर्ट्स के अंदर ही केसेज पेंडिंग थे और कोर्ट्स ही अडॉप्शन के ऑर्डर्स वगैरह दिया करता था। लेकिन थोड़ा इस प्रोसेस में फास्टनेस लाने के लिए और कोर्ट्स के सामने पहले ही बहुत सारे केसेज पेंडिंग रहते हैं, तो उसको मतलब एक पेंडेंसी को खत्म करने के लिए, प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चीज़ हैंड ओवर अप कर दी गई है अडॉप्शन ऑर्डर्स के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है, देयर आर क्वेश्चंस वेदर एन ऑर्डर पास बाय द एग्जीक्यूटिव विल पास मस्टर। तो ये एग्जीक्यूटिव है रहेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो, तो एग्जीक्यूटिव द्वारा दिया गया एक ऑर्डर या पास किया गया एक ऑर्डर क्या एक तरह से जब इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी लाइक अडॉप्टेड चाइल्ड्स एंटाइटलमेंट्स ऑन सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, जब कंटेस्टेड किया जाएगा इसको कोर्ट्स के अंदर, तो क्या इनके द्वारा किए गए ऑर्डर पास किए गए ऑर्डर उस टाइम पे वैलिड रह पाएंगे, उस टाइम पे टेस्ट मतलब टेस्ट को पास कर पाएंगे। कुल मिला के बात ये चल रही है ना। व्हाट डू द अमेंडेड रूल्स ने क्या किया है वो देख लेते हैं। तो देखो हुआ क्या है, पार्लियामेंट पास द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। तो ये बिल उन्होंने पास कर दिया है, और उसको बिल को पास करने के बाद हुआ क्या है कुल मिला के, तो इसमें कुछ परिवर्तन आए थे। की चेंजेज इंक्लूड द अथॉरिटी जो है एक तरह से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं, जिसकी बात हमने पहले भी कर ली है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर द सेक्शन 61 ऑफ द जे मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बाय स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द वर्ड कोर्ट। तो कोर्ट वर्ड को हटा दिया है, और कुल मिला के अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो करेंगे इशू, है ना, अडॉप्शन ऑर्डर्स को सेक्शन 61 ऑफ जे के अंदर। तो दिस वाज डन इन ऑर्डर टू एंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेज एंड इनहेंस द अकाउंटेबिलिटी। अब हम आगे देखते हैं इसको थोड़ा। तो इसमें आगे दिखा गया है, आगे बता रखे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड अंडर द एक्ट टू इंस्पेक्ट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो इन सबको भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इन सब को भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो, तो उनको इसके लिए भी एम्पावर्ड किया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू।
आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं द एक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर से प्रभाव में आ चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑल केसेस पर्टेनिंग टू द अडॉप्शन मैटर्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स। तो अब ये सारे जो है अब किसके पास चले जाएंगे, सारे के सारे केसेस एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे। तो अब कंसर्न क्या आ रहा है कि भाई सारे के सारे केस जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले गए हैं, काफ़ी केसेस तो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग केसेस थे, चल रहे थे वहाँ पे, अब एकदम से एक फ्रेश स्टार्टिंग करनी होगी, दोबारा सब कुछ शुरू से स्टार्ट होगा, तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक अपने आप में। स्टार्ट है फ्रेश, तो स्टार्ट एकदम फ्रेश स्टार्ट करना होगा, तो ये दिक्कत है। ए डिले इन सच एन ऑर्डर कैन ऑफन मीन दैट ए चाइल्ड कांट गेट एडमिशन टू ए स्कूल बिकॉज पेरेंट्स डोंट येट हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो रही है कि बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। और लाइक इन वन केस पेरेंट्स अनएबल टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस इफ ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। तो ये डिले की वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ ही में जो पुरानी बात है उसी से मैं अटैच करके बता देता हूँ कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उनको ट्रांसफर कर दिए जाने की वजह से, मतलब कि जो जुडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चला गया है, तो उसके होने की वजह से ए पेटिशन फॉर अडॉप्शन ऑर्डर इज फिल्ड आफ्टर ए, तो मतलब इसमें बता रखा है कि किस तरह से पेटिशन फिल होती है। तो पेटिशन फॉर अडॉप्शन ऑर्डर इज फिल्ड आफ्टर ए पेरेंट रजिस्टर्स फॉर अडॉप्शन हु इज देन assessed through a home study report, referred a child and subsequently allowed to take a child in pre-adoption foster care pending on adoption orders। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना है, इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेटिशन फॉर अडॉप्शन ऑर्डर इज फिल्ड आफ्टर ए पेरेंट रजिस्टर्ड फॉर अडॉप्शन, पहले पेरेंट रजिस्टर करता है अडॉप्शन के लिए, तो पेटिशन होती है, अडॉप्शन के ऑर्डर्स की फाइल होती है। हु इज देन असेस थ्रू ए होम स्टडी रिपोर्ट के थ्रू उसको असेस किया जाता है। रेफर्ड ए चाइल्ड एंड सब्सिक्वेंटली अलाउड टू टेक ए चाइल्ड इन प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर पेंडिंग ऑन एन अडॉप्शन ऑर्डर, फिर उसके बाद में अडॉप्शन ऑर्डर एक तरह से पास होता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है ना। आगे बताते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी अब आ रही है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा के बारे में अब देखते हैं अच्छे से। तो ये क्या बोलती है, देयर आर नियरली 1000 अडॉप्शन केसेज पेंडिंग बिफोर वेरियस कोर्ट्स इन द कंट्री। तो 1000 जो अडॉप्शन के केसेज है वो पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स के सामने कंट्री के अंदर। पेरेंट्स एंड लॉयर्स ऑल्सो स्टेट दैट नेबर, सॉरी अगेन मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स एंड लॉयर्स ऑल्सो स्टेट दैट नाइदर जज नॉट डीएम्स आर अवेयर अबाउट द चेंज इन जे एक्ट। जे एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, और ना तो डीएम्स को उनके रिगार्डिंग पता है ज़्यादा खबर है, ना ही जजेस को खबर है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ड्राफ्टिंग ए लेटर टू बी सेंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स क्लियरिफाइंग दैट where adoption orders have already been given or will be given shortly, the DMs should consider them valid। ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो लार्जर कंसर्न्स, और कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है, ये तो सब चीज़ ठीक है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, लेटर को सेंड कर रहे हैं और वगैरह वगैरह सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, ये तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन और कंसर्न्स क्या हैं, यहीं पे कंसर्न्स खत्म नहीं हो जाते हैं, आगे भी कंसर्न्स है। वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स डोंट हैंडल सिविल मैटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो that bestow inheritance and succession rights on a child. If these rights are contested when a child turns 18, a judicial order is far more tenable to ensure the child is not deprived of his or her entitlements। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई वो तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो तो हैंडल करते नहीं है सिविल मैटर्स को, तो बाद में जाके जब सक्सेशन राइट्स वगैरह की प्रॉब्लम, जब इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम आएगी, जब फाइल किए जाएंगे केस वगैरह, तो उस टाइम पे फिर मतलब कोर्ट वगैरह ऑर्डर देगा, तो उसमें फिर क्या ये टेस्ट हुकूमत में खड़े उतर पाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अभी अडॉप्शन वाले ऑर्डर्स है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है, कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है उसके रिगार्डिंग, है ना। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट इज द अडॉप्शन प्रोसीजर इन इंडिया, अडॉप्शन का प्रोसीजर इंडिया में क्या है, और व्हाट आर द चैलेंज, और उसके सामने चैलेंज क्या है। तो अडॉप्शन इन इंडिया आर गवर्न बाई 2 लॉज, 2 लॉज होते हैं जो कि गवर्न करते हैं अडॉप्शन इन इंडिया को। पहला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको 1956 HAMA बोला गया है। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एंड सेकंड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। दोनों ही जो है, both laws have their separate eligibility criteria for adoptive parents, तो दोनों का ही अपना अपना डिफरेंट एक क्राइटेरिया है अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए। दोज अप्लाइंग अंडर द JJ एक्ट हैव टू रजिस्टर्ड ऑन काराज पोर्टल, तो हमने जो देखा था अभी जो एक कारा के बारे में, तो जो लोग JJ एक्ट के अंदर मतलब अप्लाई करते हैं उनको कारा के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आफ्टर विच ए स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी कैरीज आउट ए होम स्टडी रिपोर्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था। आफ्टर इट फाइंड्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अडॉप्शन, ए चाइल्ड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन इज रेफर्ड टू द एप्लीकेंट अंडर द हामा। ये जो दूसरा हामा वाला है, हामा वाला क्या है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें क्या है, इसके अंदर एक स्पेशल वर्ड बताया गया है, इसका नाम है दत्तका होम। ठीक है, दत्तका होम सेरेमनी होती है और एन अडॉप्शन डीड
और एक कोर्ट ऑर्डर इज सफिशिएंट टू ऑब्टेन द इररिवोकेबल अडॉप्शन राइट्स इसके अंदर हामा के अंदर, बट देयर आर नो रूल्स फॉर मॉनिटरिंग अडॉप्शंस एंड वेरीफाइंग सोर्सिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड डिटरमाइनिंग वेदर द पेरेंट्स आर फिट टू अडॉप्ट। तो ये हामा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं, तो इसमें क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर देयर आर ओनली 2188 चिल्ड्रन इन अडॉप्शन पूल while there are more than 31,000 parents waiting to adopt a child, which forces many to visit for up to 3 years to be able to give a family to a child। तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। दिस अलाउज ट्रैफिकर्स, जो ट्रैफिकर्स हैं ऐसे में क्या करते हैं, दिस अलाउज ट्रैफिकर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन हामा। ठीक है, बाद में आगे बता रखा है, हामा इज पेरेंट सेंट्रिक लॉ एंड प्रोवाइड सन टू द सनलेस फॉर रीजन ऑफ सक्सेशन, इनहेरिटेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ फैमिली नेम एंड फॉर जो फनरल राइट्स वगैरह होते हैं, फ्यूनरल राइट्स जो होते हैं उनके लिए। And later adoption of the daughters was incorporated because the Kanyadan is considered an important part of the dharma in Hindu tradition। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। एंड फाइनली आगे बताते हैं, 2015 द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी सेंट्रलाइज द एंटायर अडॉप्शन सिस्टम बाय एम्पावरिंग कारा टू मेंटेन in various specialized adoption agencies a registry of children's prospective adoptive parents as well as match them before adoption। This was aimed at checking rampant corruption and trafficking as child care institutions and NGOs could directly give children for adoption after obtaining an objection certificate from कारा। तो मतलब कुल मिला के चीज़ों को थोड़ा मतलब क्रिस्टल क्लियर और थोड़ा क्या किया गया है, स्ट्रिंजेंट किया गया है, ताकि मतलब लूप होल्स ना रहे और ह्यूमन मतलब ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो जाए। तो इसकी वजह से सब चीज़ किया गया है। एंड फाइनली यहाँ पे बताया गया है, यस देयर वाज ए नीड टू चेक माल प्रैक्टिसेज एंड इम्प्रूव मॉनिटरिंग बट इन द न्यू पैटर्न द सोल इन अडॉप्शन इज गॉन। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है और दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस हमारे इंडिया के अंदर अडॉप्शन किस तरह से होता है इसके बारे में हमने इस एडिटोरियल के अंदर बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल को देखते हैं, रिलीफ एट लास्ट। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया है टेन्यूअस नेचर ऑफ उआपा केस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट कप्पन। जो कप्पन आपके जर्नलिस्ट है उसके खिलाफ जो केस हुआ था जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो इसमें जो टेन्यूअस नेचर ऑफ उआपा है उसको काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सपोज किया है। तो मिस्टर जो कप्पन थे वाज अरेस्टेड इन अक्टूबर 2020। तो इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात कर रखी है कि जब वो हाथरस से केस हुआ था, हाथरस केस में जो दलित गर्ल जो थी उनका गैंग रेप हुआ था, फिर मर्डर हो गया था, उसके रिगार्डिंग वो जब जा रहे थे विजिट पे वहाँ पे, तो वो बाद में फिर क्या होता है कि उनको बीच में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पीछे कुछ रीजन साइट किए जाते हैं कि भाई इनका जो है कंस्पिरेसी कर रहे हैं और ये कोई मिला के कम्युनल जो ओवरटर्न कम्युनल रिवॉर्ड्स वगैरह करवाना चाहते हैं काइंड ऑफ, और इनके पास मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और उन सभी चीज़ों के साथ एक तरह से बता रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी की गई, प्लॉट किया गया उनके लिए और उनको जेल में डाल दिया गया, प्रिजन के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, हुआ उनके ऊपर लगा दिया गया और जो एंटी टेरर लॉ वगैरह जो है उनके ऊपर इन्वॉक कर दिए गए, उनके ऊपर लगा दिए गए। तो ऐसा बोला गया कि भाई ये जो आउटरीच करने वाले हैं रिलीजियस फीलिंग्स वगैरह को उस पर्पज से जा रहे हैं और सब तरीके की बातों को उनके ऊपर रखा गया। और फिर बाद में अभी 2 साल से वो जेल के अंदर है, रिसेंटली अभी वो केस चल रहा है। तो बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कोर्ट के द्वारा पुलिस से भी पूछे गए हैं कि और स्टेट से भी पूछे गए हैं, यूपी से भी पूछे गए हैं कि भाई आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, कि भाई यदि उनके पास कुछ पैम्पलेट्स मिले हैं, ठीक है, जो कि पैम्पलेट्स क्या है, लिटरेचर है उसके अंदर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ, जो कि क्या बोलता है, विच टर्न आउट टू बी द इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश फॉर यूज इन द ब्लैक लाइफ्स मैटर के अंदर, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ लिटरेचर वगैरह है, तो उसका यहाँ पे कोई मतलब कि इंपॉर्टेंस होती नहीं है। तो उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे कि भाई वो कम्युनल रिवॉर्ड्स इसके थ्रू करवाने के लिए जा रहे थे। ठीक है, एंड बाद में बोलते हैं पूरी जो क्रेडिट जाता है, राइटर यहाँ पे लिख रहा है कि बेंच अंदर द चीफ जस्टिस जो रहे हमारे यू ललित, उनके अंदर जो बेंच रही उसको पूरा क्रेडिट जाता है दैट दे डिड नॉट गो बाय द यूजुअल पेंचेंट फॉर साइटिंग सेक्शन 43D5 ऑफ द उआपा टू डिनाई बेल। इसके साथ नहीं गए हैं वो कुल मिला के ना, उन्होंने अच्छे से केस को देखा है, हैंडल किया है। एंड द प्रोविजन कंटेन्स ए लीगल बार ऑन, तो प्रोविजन क्या होता है 43D जो क्लॉज 5 है उआपा का जो प्रोविजन होता है वो होता है कि भाई जो ग्रांट करना होता है ना बेल को, वो लीगली क्या कर दिया जाता है, उसको नहीं किया जाता है। प्रोविजन कंटेन्स ए लीगल बार ऑन ग्रांटिंग बेल इफ द कोर्ट इज टू ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑन बिलीव दैट द एक्विजिशन अगेंस्ट दोज हेल्ड इन प्राइमा फेसी ट्रू। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर डिनाई कर दिया जाता है तो बेल को, तो उस प्रोविजन के साथ नहीं गई है ये बेंच जो है। इसके लिए प्रेज कर रहे हैं जो आपके एडिटोरियल राइटर है वो यहाँ पे किसको प्रेज कर रहे हैं, जो बेंच है चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो रही है यू ललित की अगुवाई में, उसको प्रेज किया जा रहा है। इन 2019 जजमेंट 2019 की जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, चलो इसको हम देखते हैं, इससे आगे देखते हैं ना। बाई ऑरली आस्किंग हाउ रेजिंग वंस, तो फिर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि भाई यहाँ पे कोर्ट जो है क्वेश्चन पूछ रहा है बाई ऑरली रेजिंग है ना, आस्किंग हाउ रेजिंग वंस वॉइस इन सपोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ फॉर ए विक्टिम वुड अमाउंट टू ए क्रिमिनल एंड वंडरिंग वाई ए पर्सन प्लानिंग टू फोमेंट कम्युनल वायलेंस वुड यूज पैम्पलेट्स इन इंग्लिश रिटर्न।
फॉर ए प्रोटेस्ट इन अनदर कंट्री। तो मतलब वो बोल रहा है, कुल मिला के कोर्ट बोल रहा है कि इंग्लिश में रिटर्न लिखे हुए पम्पलेट्स को कोई इंसान क्यों यूज में लेगा यदि उसको इंडिया के अंदर कम्युनल जो वायलेंस को क्रिएट करना है तो इसका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑरली पूछे गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो ये मतलब कि कुल मिला के इस तरह से जो है जो कोर्ट ने बेंच ने प्रूव कर दिया और हिला दिया एक तरह से फाउंडेशन ऑफ द होल केस, पूरे केस के फाउंडेशन को हिला दिया और बोला कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो कि जो आपके इनके पास इंग्लिश राइटिंग के जो पैम्पलेट्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग आप बोल रहे हो कि भाई ये कम्युनल रिकॉर्ड्स इनके थ्रू क्रिएट करना चाह रहे थे, तो ये तो पैम्पलेट्स इंग्लिश राइटिंग के हैं, इनका इंडिया का कोई कॉन्टेक्स्ट बनता ही नहीं है, तो इसके थ्रू किस तरह से वो करना चाह रहे होंगे, क्या आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालोगे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए है ना ऑरली, एंड फाइनली पूरी तरह से जो फाउंडेशन जो पूरे केस की है वो हिला दी गई है एक तरह से बेंच के द्वारा इन सभी तरीके के क्वेश्चन को पूछ के। ठीक है, और बाद में बताया गया है कि साफ साफ एक तरह से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है, अप्रोच कैन हेल्प जजेस, यदि जो क्लियर हेड के साथ यदि जज जाते हैं, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर अपना हेड रखते हैं और फिर जाते हैं, तो इस तरीके की अप्रोच कैन हेल्प जजेस लिव ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ देयर स्मग बिलीव दैट बाई इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉज दे कैन कीप दिस फेवर्ड अक्यूज इन प्रिजन फॉर लॉन्ग ईयर्स विदाउट एनी बेसिस। तो मतलब कि यहाँ पे एक तरह से इस तरीके की क्लियर हेडेड अप्रोच के साथ जाके और यहाँ पे जजेस ने प्रूव कर दिया है कि यदि जो पॉलिटिशियंस हैं और इन्वॉक करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो और ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉक करेंगे एंटी टेरर लॉज को और वो सोचेंगे कि इसके थ्रू वो काफ़ी लंबे टाइम तक जेल के अंदर रख लेंगे किसी इंसान को, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल है ना। और ये पूरी तरह से कब पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कोर्ट है, एक तरह से कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया है। एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट द पुअरली ऑन द जुडिशरी, साथ ही साथ में ये राइटर जो बता रहे हैं कि ये चीज़ भी बता रहा है कि 2 साल लग गए कोर्ट को, ठीक है, अपन को मतलब एक तरह से लिबर्टी देने के अंदर। वन शुड होप दैट दिस ऑर्डर विल, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अब एक इंसान को होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए दैट दिस ऑर्डर विल सेंड ए मैसेज डाउन जुडिशियल हियरार्की। तो डाउन जुडिशियल हियरार्की को ये एक तरह से मैसेज देगा, ये जो पूरा आपका ऑर्डर रहा है वो, ऑन हाउ कोर्ट शुड नॉट अलाउ द पुलिस टू प्रोसिक्यूट, ठीक है, पीपल थ्रू स्ट्रिंजेंट लॉज, कि किस तरह से कोर्ट्स को एक तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए पुलिस को कि वो लोगों को प्रोसिक्यूट करे स्ट्रिंजेंट लॉज के थ्रू, उनके द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम आज का एसएनटी सेशन, एसएनटी का जो प्रीलिम्स बूस्टर है या प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी देख लेते हैं। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप आपके सामने देख पा रहे हो वो है बिग डाटा। कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं, लाइक बिग डाटा क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होती है। देखो बिग डाटा से मतलब क्या है, यहाँ पे बिग डाटा कॉन्स्टिट्यूट्स ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये तो बिग डाटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा है, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। और डाटा माइनिंग क्या होती है वो भी देखेंगे अभी हम। तो बिग डाटा आर सो ह्यूज दैट द ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं प्रोसेस करने के लिए उस डाटा को। जो ट्रेडिशनल आपके डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं एक तरह से। डाटा माइनिंग इज ए प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डाटा फ्रॉम लार्ज सेट ऑफ एनी रॉ डाटा, तो इसे बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो कभी आपसे डाटा माइनिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो डाटा माइनिंग इज ए प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डाटा फ्रॉम ए लार्जर सेट ऑफ एनी रॉ डाटा। अब जो अब डाटा माइनिंग का यूटिलाइजेशन होता है उसको यदि हम देखें तो बाई एनालाइजिंग दिस डाटा, जो डाटा माइनिंग के थ्रू हम जो डाटा अचीव कर रहे हैं उसको एनालाइज करके ए यूजफुल डिसीजन कैन बी मेड इन वेरियस केसेस सच एज, तो क्या क्या हो सकते हैं वो केसेस जिसमें कि हम एक यूजफुल डिसीजन बना सकते हैं, यूजफुल डिसीजन ले सकते हैं। वो क्या है, ट्रैकिंग कस्टमर स्पेंडिंग, ट्रैकिंग कस्टमर्स स्पेंडिंग हैबिट, शॉपिंग बिहेवियर, इन सब चीज़ को हम जान सकते हैं। और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मतलब हम कर सकते हैं, ऑटो ड्राइविंग कार वगैरह का सिस्टम हम चला सकते हैं इससे, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ETC वगैरह। ये यूजफुल हम मतलब कुल मिला के जो डाटा है उसको एनालाइज करके और फिर यूजफुल डिसीजंस इन सारी फील्ड्स के अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा बिग डाटा एंड डाटा माइनिंग को। अब कंप्यूटर वायरसेस के बारे में देखते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ द वायरसेज होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या होता है वायरस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वायरस कौन से होते हैं। तो एक कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस कोड, ध्यान रखना है मेलिशियस कोड है एक कंप्यूटर जो वायरस है। एक कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस कोड और प्रोग्राम रिटर्न टू अल्टर द वे एक कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कंप्यूटर वायरस की कि कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मेलिशियस कोड, एक टाइप ऑफ मेलिशियस कोड है या फिर और प्रोग्राम रिटर्न टू अल्टर द वे ए कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, एंड इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पे फैलने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जो वायरस होता है उसको। इन द प्रोसेस ए वायरस हैज द पोटेंशियल टू कॉज अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग इफेक्ट्स सच एज
हार्मिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर बाई करप्टिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा। तो इस तरह से वायरस काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब काइंड ऑफ द वायरस एंड टाइप ऑफ द वायरसेस हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ द वायरसेस हम देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो हम देखते हैं पहले बूट सेक्टर वायरस। ये क्या होता है बूट सेक्टर वायरस, क्या है बूट सेक्टर वायरस, इसको देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वायरस कैन टेक कंट्रोल व्हेन यू स्टार्ट और बूट। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, बूट करोगे, तब ये कंप्यूटर के कंट्रोल को ले सकता है। ठीक है। वन वे इट कैन स्प्रेड इज बाई प्लगिंग एन इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव इनटू योर कंप्यूटर। कोई इन्फेक्टेड यदि यूएसबी ड्राइव है उसको यदि आपने आपके कंप्यूटर में लगा दिया तो इस तरह से फैल सकता है। इसे बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होगा, बूट हो रहा होगा, तभी आपके कंप्यूटर को क्या करेगा, एक तरह से कंट्रोल ले लेगा आपके कंप्यूटर का। और ये फैलता किस तरह से है, यदि इन्फेक्टेड यूएसबी को आपने अपने कंप्यूटर में लगा दिया है तो उससे ये आ जाएगा। एक है फिर आगे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस एक्सप्लॉइट्स द कोड ऑफ वेब ब्राउजर्स एंड वेब पेजेस। इफ यू असेस सच ए वेब पेज को यदि आप असेस करते हो, द वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। तो जैसा नाम है वैसा ही वायरस आ रहा है। वेब जो स्क्रिप्टिंग वायरस है वो इस तरह से आएगा। ब्राउजर हाईजैकर क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ वायरस हाईजैक सर्टेन वेब ब्राउजर्स। सर्टेन वेब ब्राउजर्स के फंक्शंस को इस तरीके का वायरस हाईजैक कर लेता है। एंड यू मे बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू एन अनइंटेंडेड वेबसाइट। और अपने आप ही आपको अनइंटेंडेड वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्राउजर हाईजैकर। तो इस टाइप का जो वायरस होता है वो क्या करता है? द टाइप ऑफ वायरस हाईजैकर सर्टेन वेब ब्राउजर फंक्शंस। तो सॉरी, दिस टाइप ऑफ द वायरस हाईजैक सर्टेन वेब ब्राउजर फंक्शंस। और आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू एन अनइंटेंडेड वेबसाइट की तरफ आपको डायरेक्ट कर देगा ये ऑटोमेटिकली। इसे बोलेंगे ब्राउजर हाईजैकर। आगे देखते हैं रेजिडेंट वायरस क्या होता है? दिस इज ए जनरल टर्म फॉर एनी वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स की मेमोरी के अंदर जो वायरस अपने आप को एंटर करवा लेता है, तो एक जनरल टर्म है उस टाइप के वायरसेस के लिए, है ना। ए रेजिडेंट वायरस कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। तो जो रेजिडेंट वायरस होता है ना, कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। जब लोड लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो कभी भी क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। आगे देखते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस कम्स इनटू द एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट ए फाइल कंटेनिंग ए वायरस। जब आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हो जो कि वायरस को कंटेन कर रही है, तो इस टाइप का वायरस जो होता है वो एक्शन में आ जाता है उस टाइम पे। अदरवाइज ये क्या होता है? डॉर्मेंट पड़ा रहता है। ठीक है। और एक ये है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये क्या है? ए पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंज इट्स कोड ईच टाइम एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। जब भी इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है अपना एक तरह से कोड को चेंज कर लेता है हर बार। इट डज दिस टू इवेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स। और ये ऐसा क्यों करता है? एंटीवायरस प्रोग्राम को इवेड करने के लिए। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वायरस थे जिनको हमने देखा। अभी कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है? दिस कॉमन वायरस इंसर्ट्स मैलिशियस कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, है ना, यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस और ऑपरेशंस ऑन ए सिस्टम। तो ये इस टाइप की फाइल को क्या कर देगा? एक तरह से क्या करेगा? कॉमन वायरस इंसर्ट द मैलिशियस कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब देखते हैं ये क्या है? मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस क्या है? तो इसको देखते हैं। दिस काइंड ऑफ द वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड इन मल्टीपल वेज। इट कैन इन्फेक्ट बोथ प्रोग्राम फाइल्स एंड सिस्टम सेक्टर्स। तो आगे देखते हैं फिर मैक्रो वायरस क्या है? मैक्रो वायरसेस आर रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एंड यूज फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सच वायरसेस स्प्रेड व्हेन यू ओपन एन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑफन थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। ठीक है। ए कंप्यूटर वर्म इज ए मालवेयर जस्ट लाइक ए वायरस। Computer worm is a malware just like a virus, but a worm takes a copy of itself and propagates it to other users. ठीक है। तो दिस इज ऑल वायरसेस। ये सभी वायरसेस के बारे में हमने देख लिया। दीज आर वायरसेस जिसको कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम ये सभी कंप्यूटर वायरसेस थे जिसकी हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ को। जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं अब हम। ओके, तो हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कुछ मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उनकी हम बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग वॉइस और डाटा यूजिंग वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिट करना वॉइस को या डाटा को यूजिंग वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन। मोबाइल जनरेशंस रेफर टू चेंज लाइक मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन, नेटवर्क स्पीड, टेक्नोलॉजी, डाटा कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लेटेंसी। इन सभी क्राइटेरियाज के बिहाफ पे हम एक तरह से इसकी जनरेशन को चेंज होता हुआ देखते हैं। 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है? ठीक है। 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट
विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो यहाँ पे अल्ट्रा लो लेटेंसी है और रिलायबल कम्युनिकेशन है, फास्टर कम्युनिकेशन है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन है। और लेटेंसी इज ए मेजर ऑफ डिले, तो कितना डिले होगा ना उसे लेटेंसी बोलते हैं एक तरह से। इन ए नेटवर्क लेटेंसी मेजर्स द टाइम इन टेक्स, इन ए नेटवर्क लेटेंसी मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर सम डाटा टू गेट टू इट्स डेस्टिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क। किस डाटा को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क में कितना टाइम लगेगा, उसको एक तरह से लेटेंसी बोलते हैं। इन ए नेटवर्क लेटेंसी मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर सम डाटा टू गेट टू इट्स डेस्टिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये 5G था। 4G को देख लेते हैं हम। 4G टेक्नोलॉजी क्या है? 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस इन एडिशन टू वॉइस एंड अदर सर्विसेज ऑफ 3G। तो 3G के से 4G कैसे अलग है? 4G की जब हम बात करते हैं, 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस इन एडिशन टू वॉइस एंड अदर सर्विसेज ऑफ 3G। एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशन इंक्लूड इम्प्रूव्ड वेब एक्सेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग सर्विसेज, हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी etc। 4G यूज क्या करता है? 4G यूज LTE क्या है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को, टेक्नोलॉजी को यूज में लेता है। जो 4G होता है वो 4G यूज LTE विच अलाउज वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली, जो कि वॉइस और डाटा दोनों को साइमल्टेनियसली अलाउ करता है। अब हम 6G को देख लेते हैं, है ना। ये 6G टेक्नोलॉजी क्या है? इट विल बी एबल टू ऑपरेट एट हायर फ्रिक्वेंसीज देन 5G नेटवर्क्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज कैपेसिटी एंड लोअर लेटेंसी। तो 5G के अंदर होगा क्या कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज कैपेसिटी हो जाएगी और लोअर लेटेंसी हो जाएगी, जो डिले होगा बहुत कम हो जाएगा। क्यों? इट विल बी एबल टू ऑपरेट एट हायर फ्रिक्वेंसीज देन 5G नेटवर्क्स। आगे बताया गया है वन ऑफ द 6G इंटरनेट्स गोल क्या है? विल बी टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद ए 1 माइक्रो सेकेंड लेटेंसी, कि जो कम्युनिकेशन हो वो 1 माइक्रो सेकेंड लेटेंसी के साथ हो। ये एक इसका क्या है? 6G का एक गोल है एक तरह से। एक इसका मतलब क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन डिले ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड। और आगे बताया गया है दिस इज 100 टाइम्स फास्टर देन 1 मिली सेकेंड, क्या है? थ्रूपुट, है ना। तो मतलब ये 1000 गुना ज़्यादा तेज होगा 1 मिली सेकेंड का जो आपका डिले होता है ना एक तरीके से उससे, तो ये 1000 गुना ज़्यादा तेज होगा उसकी तुलना में, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है। और 1/1000 द लेटेंसी। तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं इसको। दिस इज 100 टाइम्स फास्टर देन 1 मिली सेकेंड थ्रूपुट, ठीक है। तो ये 1 मिली सेकेंड के थ्रूपुट से 1000 गुना ज़्यादा होगा और 1/1000 द लेटेंसी। तो इस तरह से ये 6G टेक्नोलॉजी होगी जो कि लेटेंसी को बहुत ज़्यादा कम कर देगी और कुल मिला के कम्युनिकेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? कम्युनिकेशन जो होगा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कैपेसिटी, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी कैपेसिटी और लोअर लेटेंसी हो जाएगी। तो ये 6G के अंदर होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर जो SNT सेक्शन जो था उसके जो कंसेप्ट थे मेजर, वो हमने आज के देख लिए हैं। अब आगे भी हम इसी तरह से डेली न्यूज एनालिसिस एंड प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के साथ मिलते रहेंगे, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।